Welcome to Decent IAS. Today's topic is left-wing extremism or Naxalism. So, left-wing extremism is a political ideology that advocates for radical social, radical political, and radical economic change through the abolition of capitalism. Here, radical means expressing beliefs that there should be a great social political change. Expressing belief that there should be a great social political change. कुछ भी ऐसा बिलीफ रखना कि हम सोसाइटी में पॉलिटिकल या फिर सोशल चेंज ला सकते हैं थ्रू द अबोलिशन ऑफ कैपिटलिज्म। हो आपने कैपिटलिज्म पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में। कैपिटलिज्म हम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कोई बिजनेस रन करते हैं प्रॉफिट के लिए, नॉट बाय एनी स्टेट। स्टेट उसमें कुछ भी बिजनेस रन नहीं करता है, उसमें इंडिविजुअल्स का रोल होता है। इन शॉर्ट उसमें स्टेट को बाहर कर दिया जाता है एंड डोमिनेट किया जाता है किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा। इंडिविजुअल ग्रुप हो सकते हैं या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच businesses are owned and run for profit by individuals and not by the state। तो आगे चलते हैं। The establishment of socialist or communist system। सो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का कॉन्सेप्ट आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से था, जिसको माओइज्म भी बोलते हैं। आपको माओइज्म के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा अगर आपको माओइज्म के बारे में नहीं पता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं पता है। अभी आगे बढ़ते हैं। फेजेस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सो इसमें फर्स्ट फेज था नक्सलबारी फेज, 1967 से लेकर 1972। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ इमरजेंस? ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म and non-implementation of land reform, trigger event, firing in Naxalbari district, clashes between CPI and government authorities। तो इसके बारे में ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। होप आप रीजनलिज्म का मतलब समझते होंगे। इसका मतलब होता है द थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ रीजनल रेदर देन द सेंट्रल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी एक रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, ना कि सेंटर चलाता है किसी भी रीजन का। कोई भी सिस्टम पॉलिटिकल हो सकता है, पॉलिटिकल डिसीजंस हो सकते हैं जो सिर्फ एक रीजन के लीडर्स लेते हैं, ना कि सेंटर के। डेफिनेशन लिख देता हूँ। थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ रीजनल rather than central system of administration। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। किसी भी लैंड रिफॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन सही से ना होना। और एक ट्रिगर इवेंट हुआ था वहां पर नक्सलबारी डिस्ट्रिक्ट में। पुलिस ने ओपन फायर कर दी थी, जिसकी वजह से 9 वुमेन एंड 1 चाइल्ड वाज ब्रूटली डेड।
clashes between CPI and government authorities. Here CPI, Communist Party of India. Communist Party of India. अभी यहाँ पे मैंने एक ग्राफ के थ्रू बताया है कि नक्सलिज्म का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है. सो 1967 से 1970 तक थोड़ा सा राइज किया, एंड देन 1970 से 1980 तक और ज्यादा राइज किया. एलपीजी रिफॉर्म आया था ना 1991 में. सभी को इक्वलिटी चाहिए थी, तो उसकी वजह से नक्सलिज्म को थोड़ा सा बढ़ावा मिला. उसके बाद 2004 में और ज्यादा राइज किया, एंड अराउंड 2009 में अराउंड 200 डिस्ट्रिक्ट थे इंडिया में जो नक्सलाइट से इफेक्ट थे. In immense graph will help you in fetching marks. So please note it down. So आगे चलते हैं थोड़ा. मैं आपको थोड़ा मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट के बारे में बता देता हूँ. वो थोड़ा आपको आगे काम आएगा. ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना CPI-ML. इसके बारे में पहले ही बता देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा कन्वीनियंट रहे. तो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट क्या है? स्टेट हैव बीन marked by a high degree of centralized control by the state and Communist Party. Communist Party. So इसमें वो लोग क्या करते थे? फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन, फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन और लो अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे. और थर्ड था लो प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स. कुछ गुड्स के जो प्राइस थे, जैसे खाने की चीजें, उनका प्राइस बहुत कम कर दिया गया था. लोअर प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स. तो सेकंड फेज पर चलता है. सेकंड फेज था पोस्ट चार फेज, जो अर्ली 1970 से 200 के बीच में आया. इसमें क्या था कि कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, जो कि मैंने बताया मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, वो डिसइंटीग्रेट इनटू इन्यूमरेबल ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. उन्होंने अपने ग्रुप्स को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कुछ सब ग्रुप्स में और कुछ अनन्यूमरेबल ग्रुप्स जो कि काउंट नहीं कर सकते, मतलब काफी ग्रुप्स में. ज्यादातर उनमें से ग्रुप्स थे गए थे नक्सलाइट मूवमेंट को, जिसके वजह से काफी इवोल्यूशन हुआ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का. ये चलते हैं थर्ड फेज में. थर्ड फेज था इमरजेंस ऑफ CPI माओइस्ट. 2004 से लेकर वो प्रेजेंट तक इफेक्टिव है अभी तक वो. तो इस फेज में हुआ क्या था? मर्जर ऑफ पीपल्स वॉर ग्रुप, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया एंड CPI टू फॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ये सभी जो ग्रुप्स थे, उन उन लोगों ने इनको मर्ज किया और एक बड़ी पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया.
और ये माओइस्ट जो है ये एक आइडियोलॉजी है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से थोड़ी इफेक्टिव है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमने ली है, मतलब नक्सलाइट्स ने ली है, और उसको फॉलो करते हैं। मेनली ये वॉयलेंस पर बेस है। तो आगे चलते हैं। कंटेम्प्रेरी डायनेमिक्स, वॉयलेंस बेस्ड ग्रुप्स, द पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी। जैसे ये वॉयलेंस बेस्ड ग्रुप्स थे, जैसे पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, जैसे मैंने पहले बताया ना, माओइस्ट की आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते थे, तो वो उसमें सिर्फ वॉयलेंस होता था, कुछ भी उनको चाहिए तो वॉयलेंस से चाहिए। और नए इशू क्या थे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स, कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन एंड ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। हमारी गवर्नमेंट भी उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रही थी, ह्यूमन राइट्स को वॉयलेशन हो रहा था, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा ही किया जा रहा था। तो यहाँ पे आप मैप देखिए कि कौन कौन से एरिया नक्सलाइट से इफेक्ट है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको बाद में ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर कर थोड़ा अच्छे से समझ लेना। मेन चीज है ये, रेड कॉरिडोर, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, इसको टाई जंक्शन बोलते थे, रेड कॉरिडोर। यहाँ पे सबसे ज्यादा नक्सलाइट का इफेक्ट था। आप इसको एक बार देख लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। हम आगे चलते हैं। कोजेज फॉर राइज ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया, क्या क्या कोजेज थे? फर्स्ट, लैंड रिलेटेड इश्यूज। 40% जो पॉपुलेशन थी वो डिस्प्लेस हो गई, क्योंकि मेगा पावर प्रोजेक्ट लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कौन इफेक्ट हुआ? आदिवासीज, और उनको हैबिटेशन भी नहीं मिला, नो रिहेबिटेशन। डिस्क्रिमिनेटरी फॉरेस्ट लॉज इन द नेम ऑफ कंजर्वेशन, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इसके बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। एक है एफसीए, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। यही मैं सोच रहा था कि एफएलआर क्या लिख दिया, सो ये गलती से लिखा गया, ये था एफसीए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट दोनों ही डिस्क्रिमिनेटरी फॉरेस्ट लॉज थे, इसकी वजह से आदिवासी को बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। एंड उन्होंने मॉइस्ट आइडियोलॉजी को अपनाया, वोलेंस को अपनाया। आगे चलते हैं। सेकंड रीजन था सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लोकल एलिट्स also engaged in exploitation, torturing tribal and population। इसको मैं इसको ठीक कर देता हूँ, इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, LIT। पीडीएफ आपको ऑल्ट्रेशन ओवर मिलेगी, ये सब मैं एडिट कर दूंगा। थर्ड रीजन था नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होता था कॉन्स्टिट्यूशन का, मशीनरी हमेशा फेल होती थी, लीगल प्रोविजंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। जैसे शेड्यूल 7 में लिखा गया, आर्टिकल 24244 क्लोज 1 में लिखा गया है, आर्टिकल 15, 16, 17 में, ये सिर्फ पेपर पे ट्रू थे, असल में इनका कभी इम्प्लीमेंटेशन सही से किया ही नहीं गया। फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सॉरी, ये भी डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट था। एंड फोर्थ रीजन था वैक्यूम ऑफ गवर्नेंस, जिसकी वजह से लीड टू कंगारू कोर्ट्स ऑफ नक्सलाइट्स। उन्होंने अपना एक कोर्ट बना लिया था जिसका नाम था कंगारू कोर्ट, वो अपने वहीं पर करते थे डिसीजंस, जो भी फैसले सुनाने हैं, किसी को सजा देनी है, मतलब उन्होंने अपना जुडिशरी सिस्टम भी क्रिएट कर दिया था। तो यहाँ पे वैक्यूम ऑफ गवर्नेंस का क्या मतलब है, मैं बता देता हूँ थोड़ा। व्हेन समवन इन अ प्लेस ऑफ पावर, ना ही प्रॉपर हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, कुछ भी नहीं, एक्सेसिव करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज थे। लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज में जो भी लॉ और ऑर्डर लेकर आते थे,
वो नेगेटिवली इफेक्ट करता था, क्योंकि हमने अच्छे से एनालिसिस ही नहीं किया था कि उन लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। when any law affect negatively, so आगे चलते हैं। डेवलपमेंट एज अ कॉज एंड सॉल्यूशन टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सो उसके कॉजेज क्या थे? डिस्टोर्टेड डेवलपमेंट। डिस्टोर्टेड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बट विदाउट सोशल डेवलपमेंट। बिना किसी सोशल डेवलपमेंट की ग्लोबलाइजेशन के नाम पे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ result of globalization but without social development। सॉल्यूशन क्या था? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ दैट creates एम्प्लॉयमेंट। ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। सो डिस्टोर्टेड डेवलपमेंट में डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट। डेवलपमेंट के नाम पर उनका डिस्प्लेसमेंट किया गया। कंट्रोल ओवर ट्राइबल एरियाज, उनके हाथ से कंट्रोल ले लिया गया एनवायरमेंट कंजर्वेशन के नाम पर। और उनके ट्रेडिशनल सोर्स को, लाइवलीहुड ब्रेक कर दिया गया, उनका नेचर मैन्युस्क्रिप्ट कॉम्प्लेक्स कर दी गई। और अंडर डेवलपमेंट एंड ओवर गवर्नेंस। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए था? इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीसा एक्ट, लॉ, फिफ्थ शेड्यूल, एफआरए। इधर पेशा का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। एंड इधर लार का मतलब है लैंड एक्विजिशन, हैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट। एफआरए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। सो इंक्लूसिव ट्राइबल गवर्नेंस, पंचशील, ट्राइबल पंचशील, ये एक स्कीम थी जो ट्राइबल्स के लिए लाई गई थी। आगे चलते हैं। प्रमोटिंग फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज, एमएफपी बेस्ड। एमएफपी का मतलब है माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सोशियो इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना किसी ट्राइबल की नेसेसिटी को देखते हुए। नेक्स्ट स्लाइड का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो देख लेते हैं। A violent revolution to overthrow the Indian state, establishment of communist state in India। कम्युनिस्ट स्टेट मैं पहले बता चुका हूँ आपको ऊपर। और आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए कि कम्युनिस्ट स्टेट का मतलब क्या होता है। और अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा से सुनिए। एनिमेशन ऑफ क्लास एनिमीज। क्लास एनिमीज होती है ग्रुप ऑफ पर्सन शेयरिंग द सेम रिलेशनशिप टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक सेम रिलेशनशिप को शेयर करते हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। ग्रुप ऑफ पर्सन शेयरिंग दी
some relationships to the means of production. ओवरथ्रो द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट को हटाकर अपनी डेमोक्रेसी लाना, अपने रीजनलिज्म को बढ़ावा देना। उन लोगों की स्ट्रेटेजी क्या थी? आर्म्ड इंसर्जेंसी, मास मोबिलाइजेशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें प्रोपेगेंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन। मुझे लगता नहीं है कि की टर्म्स को मुझे समझाने की ज्यादा जरूरत है। जनरल की टर्म्स है, आर्म्ड इंसर्जेंसी, हथियारों को यूज करना, मास मोबिलाइजेशन, भीड़ के द्वारा कुछ भी वोलेंस लाना, किसी भी चीज को अपनी मनवाने के लिए गवर्नमेंट से। स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, जैसे कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टियां किया करती थी। फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होती है। is an entity. Front organization is an entity set up by and controlled by another organization. ऊपर से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रही होती है, जैसे कि एक अर्बन मूवमेंट फॉर एग्जांपल। मास मोबिलाइजेशन में मैंने बताया था, इसमें 3D निमोनिक है, याद रखने के लिए। 3D, डेफिसिट, डिसअफेक्शन एंड डिस्ट्रस्ट। प्रोपेगेंडा डिस्टेंट डिसइंफॉर्मेशन में था कि कोई भी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना, जो नक्सलिज्म को बढ़ावा देता है। तो अभी देखते हैं ड्राइवर्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। फर्स्ट, लैंड, एब्सेंस ऑफ कंक्लूसिव ओनरशिप राइट्स। उन लोगों को लैंड के ओनरशिप राइट्स ही नहीं मिल रहे थे। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड। फॉर एग्जांपल, हमने आज कोई लैंड खरीदनी है तो हमारे पास एक रजिस्ट्री ऑफिस है जहाँ पर हम जाकर अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं और वो लैंड हमारे नाम से, राइट, हम हमारे पास उस लैंड के राइट्स आ जाएंगे। तो ऐसे सेफगार्ड्स ही नहीं थे वहां पर। एंड लोकल एलाइट्स भाई डिस्क्रिमिनेट करते थे फिर उन लोगों को। एंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट एक्ट 2017 डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट थे। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, फिफ्थ शेड्यूल में इलीगल लैंड एलिनेशन, फील्ड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, इवेजन ऑफ लैंड सीलिंग लॉज, नॉन डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। वही जो मैंने बताया कि लैंड का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखता, अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता था कि ये लैंड किसकी है, ये किसकी है। जिसके हाथ में पावर, वो लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेता था। गवर्नेंस डेफिसिट, करप्शन इन वेलफेयर स्कीम, ट्रिगर हैप्पी कल्चर, जैसे हैप्पी कलिंगा वोलेंस, सॉरी कालीनगर वोलेंस, वहां पर ट्रिगर इवेंट था। और ये वेलफेयर स्कीम का करप्शन होना। वेलफेयर स्कीम्स हमारी होती हैं वो उस तरह की स्कीम्स है जो असिस्टेंस प्रोग्राम होते हैं, स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है, असिस्टेंस देती है पब्लिक को। और ट्रिगर हैप्पी कल्चर का मतलब होता है बीइंग रेडी टू सूट एनी टाइम। वो हर समय रेडी रहते थे सूट करने के लिए। और अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स, अटेम्प्ट टू इंक्रीज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस को बढ़ाना। भी आगे चलते हैं। थर्ड है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज की कमी होना, स्किल की कमी होना, गवर्नमेंट्स के द्वारा ट्रैप किया गया। और क्रोनिक शॉर्टेज ऑफ कैश क्रेडिट, कैश की बहुत शॉर्टेज होना। मनी लेंडर से लोग पैसे बोरो किया करते थे, फिर वहां से वो उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया करते थे। यही सब चलता रहता था। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल लैंड टेन्योर्स, कि कुछ दिनों के लिए लैंड किसी को दे दी जाती थी, परमानेंटली दे दी जाती थी, या फिर कुछ काम करने के लिए दे दी जाती थी किसी और की लैंड। इंटेंसिव एंड नॉन इंक्लूसिव अप्रोच,
डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, डेवलपमेंट तो किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट कर कर उन लोगों को उस जगह से ही हटा दिया गया। एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय स्टेट, एनर्जी प्रोजेक्ट्स लाए गए जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट, मिलिट्री की इंस्टॉलेशन कर दी गई, जो उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि सेंटर के द्वारा एक मिलिट्री इंस्टॉल कर दी गई उनको कंट्रोल करने के लिए। डिक्लेरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हमने डिक्लेयर कर दिए, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिए उनको कंजर्व करने के लिए। एंड डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेल होना था। कंटिन्यूड प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रॉपर फेल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर वर्सेस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। उसमें एक्सप्रेशन होते थे जेंडर के मोटिव के, जैसे रेड कॉरिडोर, आप उसमें आपको याद कीजिए रेड कॉरिडोर किधर था। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जिसमें वुमेन डोमिनेट कर रही थी, जैसे मॉइस्ट के डर्स, वुमेन करीब करीब 60%, तो उसमें ग्रुप में 60% वुमेन्स थी। क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन था जो जेंडर बेसिस वोलेंस के अगेंस्ट लड़ता था, फोर्स मैरिज के अगेंस्ट लड़ता था, डोमेस्टिक वोलेंस, और पुलिस जो ब्रूटैलिटी करती थी उन लोगों पर, उसके अगेंस्ट एक्शन लेते थे लोग। इंक्रीज्ड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, नेशनल क्राइम ब्यूरो 2019 रिपोर्ट के द्वारा अकॉर्डिंग एक डाटा आया था कि 69.6% ऑफ वोलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वोलेंस हो रहा था। Increasing layers of inequality, assist women's form 40% of the moist forces, accounting for 90% of its martyrs। इसमें क्या हुआ कि SC/ST वुमेन ने अपना लाइवलीहुड खो दिया, और करीब करीब 75% थी अप्रोक्सीमेटली। मार्जिनलाइजेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी, इट लीव्स वुमेन poorer than men in the same household। एक घर के अंदर ही वुमेन ज्यादा गरीब है, मैन के उससे ज्यादा थोड़ी मतलब कंडीशन ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता था, फिर वुमेन माओइज्म को परसीव कर लेती थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉवर्टी थी। उसके लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए था, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज। हमें फॉर वुमेन टू ज्वाइन कैडर्स, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए कैडर्स ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी दे देनी चाहिए थी, और उनको रिवर्क हार्ड पावर सिक्योरिटी रेस्पॉन्स देने चाहिए थे। एडिक्वेट फोकस होना चाहिए था ग्राउंड रियलिटीज को देखकर, और वेलफेयर ऑफ आदिवासीज पर हमारा फोकस होना चाहिए था। प्रायोरिटी मस्ट बी डिमिनिश मोटिवेशन, नॉट डिमीन। इसका मतलब बता देता हूँ मैं, डिमिनिश क्या होता है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं कराते हैं। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस इम्पोर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। डेवलपमेंटल अप्रोच, थोड़ी अप्रोच डेवलपमेंटल होनी चाहिए थी। तो लॉ एंड ऑर्डर का अप्रोच जो थी ना, वो थोड़ी और इफेक्टिव होनी चाहिए थी। जैसे सिविक एक्शन प्लान हो गया, मीडिया एक्शन प्लान हो गया। सिविक एक्शन प्लान का मतलब है यहाँ पे ऑफिशियली कनेक्टेड विद द सिटी। ऐसे लॉ एंड ऑर्डर होने चाहिए थे कि ऑफिशियली सिटी से कनेक्ट हो, एटलीस्ट जो हायर अथॉरिटीज हैं उन तक उनकी प्रॉब्लम्स तो पहुंचे। सिटी से कोई कनेक्ट ही नहीं होगा तो वहां तक प्रॉब्लम्स जाएंगी कैसे। इनिशिएटिव्स टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए। सबसे पहले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें क्या गया असिस्टेंट टू सेंट्रल एजेंसीज फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मैनेजमेंट स्कीम, और जीआईएस मैपिंग की गई, जैसे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम।
अच्छी ज्योग्राफिक सिस्टम बनाया गया वहाँ पे थोड़ा एनालिसिस बढ़ाने के लिए। ज्योग्राफिक इन्फो सिस्टम। रेल सर्विस स्टार्ट की गई बस्तर में, बस्तर छत्तीसगढ़ में। एंड सेकंड था हमारा इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, जिसमें थे हमारी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, सिविक एक्शन प्लान प्रोग्राम और स्पेशलाइज्ड फोर्स क्रिएट किए गए थे जैसे ब्लैक पैंथर, कोबरा। ये सब, इन सभी को इस तरीके से ट्रेनिंग की दी गई थी कि नक्सलाइट से लड़ा जा सके। उसके बाद आता है सोशल मेजर्स। मीडिया प्लान्स के द्वारा थोड़ा उनका डेवलपमेंट की करने की कोशिश की गई, जैसे बूटो रेडियो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया छत्तीसगढ़ में, जो लोकल लोग को हेल्प करता था थोड़ी न्यूज देने में। एक आमतौर पर रेडियो ही थी जिसमें लोकल न्यूज आती थी। डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई। एक रोशनी स्कीम स्टार्ट की गई। ये रोशनी स्कीम थी लगभग 10 से 65 साल के लोगों के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट, उन लोगों को लीडरशिप डेवलपमेंट देने के लिए, टू मेक एनवायरमेंट फ्रेंडली। उसके बाद आता है डिजिटल लिटरेसी एंड मेंटरशिप। डिजिटली उनको थोड़ी लिटरेट करना, उसमें थोड़ी हेल्प करना, मतलब मेंटरशिप। एंड उसके बाद आता है लाइवलीहुड कॉलेजेस। इसमें क्या हुआ, लाइवलीहुड कॉलेजेस क्या होते हैं? कॉलेज दैट creates and sustains employment through skill based, sorry for my writing, livelihood options। और उसके बाद कुछ मेजर्स थे जैसे पैसे का इम्प्लीमेंटेशन होना। वीजा एक्ट मैंने पहले ही बताया था, आप पॉज कीजिए और सोचिए कि वीजा की फुल फॉर्म क्या थी, कौन सा एक्ट था ये? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। उसके बाद एकलव्य मॉडल स्टार्ट किया गया रेजिडेंट स्कूल स्कीम में, जैसे इम्पोर्ट क्वालिटी एजुकेशन। इसमें क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए उन लोगों के लिए रबर कल्टीवेशन इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कि वो लोग रबर का कल्टीवेशन कर सकें। उसके बाद आता है वे टू डील्स विद माइस्ट इंसर्जेंसी। इसके लिए मैंने निमोनिक बनाया समाधान। स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी होनी, थोड़ा सा एग्रेशन होना चाहिए स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन में। हायर अथॉरिटीज थोड़ा सा एग्रेशन रखेंगे, थोड़ा अच्छे से कंट्रोल किया जाएगा उन चीजों को। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड केपीएल्स। केपीएल अभी बता दूंगा मैं क्या होता है। हार्डनेस टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो केपीएल्स का यहाँ पर मतलब है की की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स। की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स। इसका मतलब क्या होता है? क्वांटिफिएबल मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, किसी भी परफॉर्मेंस का एक क्वांटिटी में मेजर करना, कि कुछ भी काम हो किया जा रहा है उसकी क्वांटिटी, मतलब उसका एनालिसिस करना, वो कितना अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्वांटिफिएबल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। और क्या था? सेट ऑफ टारगेट्स ऑब्जेक्टिव्स, उन लोगों को टारगेट देना, ऑब्जेक्टिव देना। मैं बात कर रहा हूँ किसी भी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है, उसमें कितने टारगेट्स पूरे हो चुके हैं, कितने ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हैं, उन सभी का एनालिसिस और रिपोर्ट रखना।
यही है मेन की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स। सेट ऑफ टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स। और यहाँ पे फाइनेंसिंग का मतलब था नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, कि आर्म्स के लिए उनको फाइनेंस पैसा ही ना मिले आर्म्स खरीदने के लिए। सवाल यहीं पे यही आता है, हु इज फाइनेंसिंग। चलिए ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स टू लिसन टू मी केयरफुली। थैंक यू।